हमने कल की क्लास तक कुछ मल्टीपल जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कवर किए, तो हमने ये देखा था कि भाई उसका इम्पैक्ट हमारे एफएस पे क्या होता है। आज हम मज़ीद उसको आगे लेके चलते हैं। एक वर्ड आपने सुना हो नहीं सुना हो बचपन में, जिसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। सुना है? अच्छा, क्या होता है? हाँ, अगले 12 महीने कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो हम इसको अकाउंटिंग और ऑडिट की ज़बान में ये कहते हैं, इफ़ कंपनी ऑपरेट्स फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो वो कंपनी कहलाएगी गोइंग कंसर्न। कंसर्न का यहाँ पे मतलब है कंपनी, और वो ऑन गोइंग बेसिस पे चलती रहेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। अब आप जब किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो असेस करे। अब ये आज थोड़ी सी हैवी बातें होंगी क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे हम एक एक चीज़ ऐड करते रहेंगे इसके अंदर। कंपनी की जिम्मेदारी होती है ये असेस करना कि भाई हमारी कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर में चलेगी या नहीं चलेगी। अगर कंपनी कहती है, सही जी, बहुत फोकस होकर सुनिएगा ताकि इसमें कोई मिसकॉन्सेप्शन बिल्ड नहीं कर लेना दिमाग में। अगर कंपनी कहती है कि हम गोइंग कंसर्न हैं, तो वो अपने एसेट्स को नॉन करंट और करंट में बाइफरकेट करके दिखाएगी। अगेन, अगर एक कंपनी कहती है कि मैं गोइंग कंसर्न हूं, तो मतलब एक से ज्यादा साल चलेगी, तो उसके एसेट्स कुछ नॉन करंट में होंगे तो वो नॉन करंट कहलाएंगे क्योंकि वो एक से ज्यादा साल चलेंगे। तो ये ट्रू डिपिक्शन होगी कि हाँ भाई वो नॉन करंट एसेट में सही है, करंट एसेट में सही है नहीं। जो एसेट्स एक साल में रियलाइज हो जाएंगे वो करंट एसेट्स में, और जो एसेट एक से ज्यादा साल चलेंगे वो जस्ट लाइक पीपी, ऐसा ही है ना। पीपी एक से ज्यादा साल चलेगा, ये बात समझ आती है। चलें जी, ये भी बात क्लियर हो गई। अब मुकद्दस कह रहे हैं आयत 315 नहीं चल रहा था, यही चल रहा है ना भाई। केस देखो ना कौन सा है, 7। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन सेल्स, नेगेटिव कैश फ्लो पावा है ना हमने। क्या बात कर रहे हो? कंटिन्यूस डिक्लाइन इन सेल्स, पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क बता तो दिया था। अच्छा, हमसे ही गेम, मतलब उल्लू के बीच में से खा गया। ऐसे क्या हो गया भाई? केस 7 सोच समझ के आए। सही है जी। यानी ये मैंने नहीं बताया, ये तो सवालों में भी कवर किया है कि कंटिन्यूस सेल्स आपकी घटती जा रही है, लॉसेस होते जा रहे हैं, आपके नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी। तो वो मैं करवा चुका था, तो इसलिए मैंने वापस नहीं समझा कि आपको वापस से लिखवाया जाए ना। सही है, अच्छा ओके। वो केस 6 तो वो वाला था इसलिए। सही है जी। चलें जी आगे, मोमेंटम आप लोगों ने ना। चलें जी, गोइंग कंसर्न हम बात करें गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न क्या होता है पहले बताओ? कंपनी अगले 12 महीने चलेगी। अब मैं आपको ऑडिटर की जिम्मेदारियों से भी आज वाकिफ करवाऊंगा और मैनेजमेंट की भी मजीद, क्योंकि हम तो एक एक करके सीख रहे हैं ना। हमने कुछ पोर्शन ऑफ बुक रीड किया था आगे। अच्छा भाई, अब मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम गोइंग कंसर्न हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब है कोई ऐसे हालात वाकयात नहीं है जो लगे कि कंपनी बंद हो जाएगी। कोई ऐसे हालात वाकयात, उन हालात वाकयात को ये आयजा कहता है इवेंट्स एंड कंडीशन। क्या कहता है? इवेंट्स एंड कंडीशन। देयर आर नो इवेंट और एनी कंडीशन दैट विल सजेस्ट दैट वी आर नॉट अ गोइंग कंसर्न। कोई ऐसे हालात वाकयात नहीं है जो ये बता पाए कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो सब सही है, जब कुछ नहीं है तो सब सही है, तो ये कंपनी गोइंग कंसर्न है। पर ये असेसमेंट किसको करनी है? मैनेजमेंट को। जिम्मेदारी उसकी है। फाइनेंशियल कौन बनाता है? तो मैनेजमेंट बोलेगी हाँ भाई हम चलते रहेंगे, पर मैनेजमेंट की बात पे विश्वास नहीं करना है। अच्छा, अब मैनेजमेंट आपको बोले भाई आप असेसमेंट करके दें, बोलोगे भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरा काम थोड़ी ना असेसमेंट करना, कंपनी तुम चला रहे हो, तुम बताओ। अगर मुझे कुछ पता लगा जिससे मुझे लगे कि तुम नहीं चल सकते 12 महीने, तो तुम उसका जवाब दोगे। पर असेसमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कल को मुझसे लिखवा ले कि ऑडिटर ने कहा था हम चलेंगे, अगले महीने कंपनी बंद हो जाए, तो बल्ली किसकी?
ऑडिटर तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो बोल पाए, क्योंकि बिजनेस कौन चला रहा है, ताल्लुकात किसके, मैनेजमेंट के, ऑपरेशंस किसके, तो वो बेहतर पोजीशन में ना बताने को। वो कह रहा है उसकी जिम्मेदारी है भाई, उसको बोलो देखो कि तुम गोइंग कंसर्न हो या नहीं हो। पहले बताओ कहानी समझ आई? पक्की बात है। चलिए, गोइंग कंसर्न का मतलब समझ जाए, अगर अगले 12 महीने कंपनी सर्वाइव करेगी। अच्छा, अगर अगले 12 महीने कंपनी सर्वाइव करेगी तो वो अपने करंट एसेट्स को करंट में दिखाएगी, नॉन करंट को नॉन करंट में दिखाएगी। अच्छा, व्हाट इफ कि कंपनी कहे कि भाई हम नॉन गोइंग कंसर्न है, तो नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं, जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की आप लोगों की, ऑल एसेट्स करंट एसेट्स, ऑल लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, खुद देखो यार, अगले 12 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। जब कंपनी अगले 12 महीने में बंद हो जाएगी तो हाउ यू गाइस कैन से कि मेरे एसेट्स नॉन करंट है। और फिर वो कहता है मजीद, अच्छा ये आईएस की बात है, मैं आईएस आईएफआरएस की बात बता रहा हूं आपको। आईएस आईएफआरएस कह रहा है कि भाई आप जब आप अकाउंटिंग करेंगे ना, तो एनआरवी बेसिस पे अपने सारे एसेट्स को एनआरवी पे ले आओ। लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका एक एसेट है आपकी किताबों में मौजूद है 100 रुपए पे या 80 रुपए पे आफ्टर डेप्रिसिएशन, अब वो बिकेगा, क्योंकि ऐसी बात है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ अभी तो थोड़ा दिमाग खुला रखना है, क्योंकि अभी हमें ब्रॉडर एक्सपेक्ट रखना है। ऑडिट इज समथिंग एल्स, अकाउंटिंग तो है पर मैं अकाउंटिंग का फ्लेयर देके ऑडिट से कनेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका एसेट था 80 रुपए का, 80 रुपए क्या हो गई कैरिंग अमाउंट, उसकी वैल्यू इन यूज है 120, क्या एसेट इंपेयर्ड? क्या एसेट इंपेयर्ड? क्योंकि वैल्यू इन यूज। अच्छा, अब बात समझिए क्या आई, अब मैं कंपनी बेच दूंगा, तो अब जब कंपनी बेचूंगा तो मेरे लिए वैल्यू इन यूज इररिलेवेंट हो गई, क्योंकि मैं यूज कर ही नहीं सकता, अब तो गई कंपनी, गॉन, बिकेगी। तो अब ये बिकेगा, मार्केट में गया तो मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू चल रही थी 70, इसको बेचने के लिए पैसे लगेंगे 5, तो 65 हो गए। तो मैं 80 से उठा के इसको किस पे ले आऊंगा? 65 पे ले आऊंगा। 80 से उठा के किस पे ले आऊंगा? 65 पे ले आऊंगा। ये हो गई एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब खुद तुम दिमाग लगाओ, तुम कंपनी बंद कर रहे हो, अब क्या मिलेगा उससे? कबाड़ ना, जो बिक के मिलेगा। तो जो बिक के मिलेगा वो क्या कहलाती है? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो वो कहता है कि जब आप कह रहे हैं कि आपकी कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है, तो अगर आप खुद कंक्लूड कर रहे हैं कि नॉन गोइंग कंसर्न है, तो आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे नॉर्मल बेसिस पे, एनआरवी बेसिस पे। एनआरवी बेसिस पे, एनआरवी बेसिस की मैंने आपको क्लियर एग्जांपल दे दी। पहले तो बात क्लियर है? नहीं, प्राइस क्यों बढ़ेगी? कंपनी अगले 12 महीने में बंद होनी है, लॉक होनी है, तो एक बायर होगा ना, लिक्विडेशन होगी ना, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो लिक्विडेटर बोलता है भाई इसकी इतनी इतनी चीजें बिकेंगी, इतने इतने लैंडर्स को पैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जो लेनदार होते हैं उनको पैसे देंगे, जो बच गया वो शेयर होल्डर का, जो बच गया शेयर होल्डर का। पर एसेट्स बिक के, पर एसेट्स कितने के बिकेंगे तुम्हें कब पता लगेगा? जब तुम्हें एनआरवी दिखेगी। तो वो अकाउंट्स बोलता है पूरा एनआरवी बेसिस पे बनाना, क्योंकि वैल्यू इन यूज यहाँ पे अब क्या हो गई? इररिलेवेंट, किसी काम की नहीं है। चलें जी, बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों आप सब पहले बताओ तो ये पूरी कहानी। एनआरवी ज्यादा हो तो रिकॉर्ड करें, एनआरवी एनआरवी बेसिस पे बनेंगे ना, सरप्लस नहीं, फिर आपके वो गेन्स वगैरह आएंगे, उसकी अकाउंटिंग अलग है ना, वो है। सही है जी। यानी भाई फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ अपने अकाउंट्स ऐसे बनाने के जो बिक के मिलेगा, जो बिक के मिलेगा। क्योंकि देखो, आप अगर नॉन करंट एसेट में रखते हो तो आप क्या कहते हो बच्चों कि मैं इस एसेट को यूज करूंगा, इससे इतने बेनिफिट होंगे, वैल्यू इन यूज ज्यादा है, तो मैं यूज कर करके बेनिफिट डेप्रिसिएशन के नाम पे बुक करूंगा। पर क्या वो अगले 12 महीने चलेगा या बंद कंपनी? तो बंद तो यू कैन नॉट से ना कि मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट अब हो गया इररिलेवेंट। अब ये कंपनी बिकेगी। तो एसेट्स भी करंट एसेट्स में, लायबिलिटीज भी करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि देयर इज नथिंग नॉन करंट। बात क्लियर है? अब एक बच्चा तुम में से उठ के पूछे कि सर व्हाट इफ इसको बिकते हुए 1 साल से ज्यादा हो जाए? भाई हो जाए, पर हम तो ये कह रहे हैं ना, हमने कंक्लूड किया था कि 12 महीने कंपनी
तो वो तो प्रोसीडिंग्स हैं जब तक एसेट बिके, पर एक शेयर होल्डर को अकाउंट्स कौन से मिलने चाहिए? वो जो वो रियलाइज करके देंगे, या वो जो एक फेयर पिक्चर नहीं है, फेयर पिक्चर देनी चाहिए ना। और फेयर पिक्चर क्या होगी? एनआरवी। यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको जो मेन चीज सिखानी थी वो ये थी कि इफ अ कंपनी इज अ नॉन गोइंग कंसर्न, अकाउंट्स वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन एनआरवी बेसिस, दैट्स इट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, द नेट दैट यू विल रियलाइज अल्टीमेटली। भाई बात क्लियर है? पक्की बात है? जानी पीछे नॉन करंट को कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे ना, तो वही तो कह रहा हूँ, मैनेजमेंट नहीं बेचेगी ना। मैनेजमेंट अब मैनेजमेंट कौन होती है? पहले एक बात सुनना, ये कह रहा है सर का काम ही नहीं है, मैनेजमेंट पहले से ही बेच दे, तुम ये कह रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे, क्या मतलब ये किसके एसेट्स हैं? शेयर होल्डर्स के। उसकी परमिशन के बगैर बेच दोगे? चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। इसने कहा भाई कम मैनेजमेंट चाहे 10 से 10 सारे एसेट निकाल दे, निकाल दो, तब भी कैश आ जाएगा। कैश भी किसके इक्वल आएगा? एनआरवी। कैश भी किसके इक्वल आएगा? मैं तो कह रहा हूं बेच दो, मुझे तो मौत थोड़ी ना ही है। पर तुम 31 दिसंबर पे, अब देखो तुम लॉजिकली समझो, तुम ऑडिट करने जाते हो 31 दिसंबर के बाद, तो 31 दिसंबर पे तो वो एसेट मौजूद होगा ना। हमें ये देखना है कि 31 दिसंबर के ऊपर जो एसेट्स मौजूद हैं क्या वो करंट में आने चाहिए? इफ नॉन करंट में आ रहे हैं तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? और अगर मेरे गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो क्या मेरे एसेट्स नॉन करंट में आने चाहिए या सारे करंट में? पर उसकी वैल्यू कौन सी होगी? एनआरवी। तो जैसे इन्होंने कहा सर मैं दस्ती बेच दूं, भाई बेच दो, साल से पहले बेच देते, मेरे को तो मसला ही नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूं उनकी जो बच गए, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी वैल्यूएशन की। बात क्लियर है? चलिए, क्योंकि हैवी कॉन्सेप्ट है इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको घुमा के कराना पड़ा कि भाई अकाउंटिंग क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, ऑडिट क्या है। सही है जी, आगे। अच्छा मुजम्मिल हुसैन कह रहे हैं सर आप एनआरवी क्यों कह रहे हैं, फेयर वैल्यू क्यों नहीं कह रहे? भाई क्या मैं कॉस्ट टू सेल को भी कंसिडर करूंगा? यस, क्योंकि आप वो बताएंगे जो नेट मिलेगा, और फेयर वैल्यू पे रखने का मतलब है आप फिर कॉस्ट टू सेल को कंसिडर नहीं कर रहे, तो आप कॉस्ट टू सेल को भी कंसिडर करेंगे। आप सिर्फ ये बताएं जो नेट उनको मिलेगा। कल को आप शेयर होल्डर को बोलो कंपनी डूब रही है, इतने मिलेंगे, पैसे कम दे रहे हो तुम, उसको बोलेगा भाई क्या मतलब भंग पी के बनाया है, पहले बोलते हो ज्यादा पैसे, आप फिर बोल रहे हो कम, बोले तो कॉस्ट टू सेल डालना भूल गया था। बात समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं है। सही है भाई? चलें जी। अब रोहान कह रहे हैं सर वो इनिशियल क्लासेस में सर इलस्ट्रेशन के साथ करवा चुके हैं वो होमवर्क। अच्छा हाँ, वो मैंने बिल्कुल। भाई देखो मुकद्दस आप केस 6 की बात कर रहे हैं, ये एक सवाल या निशान था, बच्चों ने भी पूछा सर आपने केस 6 नहीं करवाया। भाई मैंने जानबूझ के हटा दिया, वो मेरे को आता नहीं था। अबे भाई केस 6 ये था, मैंने वापस बता दिया। कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन सेल्स एंड नेगेटिव कैश फ्लोस, ये मैंने आपको बताया था ना, दिस विल अल्टीमेटली टर्न इनटू इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी। तो ये स्लाइड है, वापस हमने केस 6 कर लिया। अब हम किस पे चले गए? केस 7 पे। सही है जी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। सही है जी, ओके जी, क्लियर है भाई? जल्दी बता दो। अच्छा आप सब बच्चे और ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी हमने इसका ऑडिट पर्सपेक्टिव नहीं सीखा, अभी हमने सिर्फ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव सीखा है। व्हाट इज गोइंग कंसर्न, व्हाट इज नॉन गोइंग कंसर्न। चलें जी। अच्छा अब इतने तो चीजें हो चुकी है कि तुम एक बात बता सकते हो, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गोइंग कंसर्न का मसला असर्शन लेवल का है या एफएस लेवल का? कैसे पता? पूरे एफएस का मसला, यानी बिग इशू, नॉट अ स्मॉल इशू। यानी अगर आप गोइंग कंसर्न के मसले पे बात करेंगे तो दैट एक्चुअली मीन्स कि मसला बड़ा है, छोटा मसला, क्योंकि दिस पर्टेन्स टू एफएस, ओवरऑल एफएस, नॉट अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एफएस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एलिमेंट एंड ओवरऑल एफएस। यहाँ पे क्लैरिटी है? आ जाएं जी। अब जो मेन चीज़ है सीखने की वो ऑडिटर का साइड है, क्योंकि हमने पहले क्या समझा? मैनेजमेंट का साइड। अगर वो नहीं क्लियर होता तो फिर ऑडिट करना मुश्किल है, दुश्वारी, क्योंकि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आगे सुनो। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 570 आयजा 570 गोइंग कंसर्न का पूरा चैप्टर है। बट मसला ये है कि मुसीबत लिंकेज इतनी है कि 570 की बातें वो 315 में भी करता है। तो मैंने उसका हल्का सा एलिमेंट यहाँ दे दिया।
कि भाई ये होता है गोइंग कंसर्न। अब वो ऑडिटर को पता है क्या कहता है, ऑडिटर को कहता है तुम आंखें खुली रखना और देखना कहीं ऐसे हालात, वाकयात, इवेंट और कंडीशन तो तुम्हें नहीं दिखते जिससे तुम्हें शक हो कि कंपनी गोइंग कंसर्न। मैंने बोला यार मैं समझा ही नहीं बात। आंखें खुली रखना, कब से तो खुली रखी हुई हैं, डेटर डेज ऊपर जा रहे हैं तब खुली रखी हुई है, इन्वेंट्री डेज ऊपर जा रहे हैं तब खुली रखी हुई है, कंपटीशन आ रहा है तब खुली रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है। समझने की बात यह है कि भाई हमने आंखें खुली रखी हुई हैं, पर आंखें खुली रख के हमने ये सोचा कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, पर उन अवेयरनेस के अंदर, उस अवेयरनेस के अंदर, उस स्केप्टेबिलिटी के अंदर, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिकल हो ना आप, सोच रहे हो। बोलता है जब तुम अवेयर रहोगे ना तो इसका भी ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसे हालात वाकई तुम्हें ना दिखें जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करें कि कंपनी गोइंग कंसर्न। मैंने कहा यार ये बताओ कौन से हालात वाकयात की बात कर रहे हो। अच्छा, डेटर डेज का ऊपर जाना गोइंग कंसर्न है? नहीं। इन्वेंट्री डेज का? अच्छा, सेल्स कम होती जा रही है, कैश फ्लो डिफिकल्टी है? चलें जी, गोइंग कंसर्न का मसला है अगर, तो अब इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती है, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, नया कॉम्पिटिटर आ गया, गोइंग कंसर्न का मसला है? नहीं। अच्छा, आपका एक कस्टमर है, एक ही कस्टमर था, अब वो चला गया, कैसे गोइंग कंसर्न का मसला? ऊपर हो गया जीरो, अब नीचे खर्चे पूरे करने हो ही नहीं सकते। हमारा एक क्लाइंट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विंड पावर से। किससे? विंड पावर से, यानी पंखा चलता है, वो पंखे की फोर्स को रोकता है। वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना मेरी एंटिटी की। जोर्लू एनर्जी, ZORLU, टर्किश कंपनी है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, चलसी खुद भी देख सकता है इधर। खैर, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मतलब, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है ना। खैर, अब मैं ये बोलूँ पंखा बता रहा हूँ तो ये भी क्या पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? पंखे को रोक, ऑपोजिट फोर्स में एनर्जी आती है, हाथ से रोकना। बट इधर सुनो, क्या समझने की बात, ये फोकस हो गया। अब मैंने कहा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके लाइंस के जरिए जाती है NTDC के पास, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। NTDC क्या करता है? आगे के इलेक्ट्रोवायर को इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। बात समझिए, ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, मैंने जोर्लू एनर्जी को ये कहा कि भाई आपका तो एक ही कस्टमर है, तो उसने मुझे कहा तो मैंने कहा भाई एक ही कस्टमर है, आपने असेसमेंट किए, भाग जाए तो उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट है। कितने सालों का? 5 सालों का, 20 सालों का, 25 सालों का, नहीं जा सकता। गवर्नमेंट बैक्ड है, तो क्या गोइंग कंसर्न इशू बचा? नहीं। पर आप एक बात समझे, मेरी बात समझें, एक कस्टमर था, मुझे तो शक हुआ ना, हम कौन है? ऑडिटर। मुझे लगा कि ऐसे इवेंट है, पर मैंने उससे पूछा, उसने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, बेहतर पोजीशन में कौन होता है? मैनेजमेंट। वो आपको बताएगी गोइंग कंसर्न का मसला है, क्योंकि वो बेहतर पोजीशन में बताने के। तो उसने कहा कि भाई 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जा ही नहीं सकता कहीं, बाउंड है, वो गवर्नमेंट बैक्ड है। तो मैंने कहा सही है भाई, मुझे रिस्क नजर आया, मैंने पूछा तो रिस्क नहीं है। बात क्लियर है? तो ऐसा भी नहीं है कि एक कस्टमर का होना रिस्क हो, एक कस्टमर का चला जाना रिस्क होता है। बात समझ आ रही है? दूसरी एग्जांपल यहां पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव कैश फ्लोज हैं। अब ये तीनों एक साथ देखना, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं और करंट लायबिलिटीज आपकी एक्सीड कर गई हैं करंट एसेट से। करंट लायबिलिटीज का करंट एसेट से एक्सीड होने का मतलब समझते हो? नेगेटिव इक्विटी नहीं, वेरी रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट। मसला ये है कि जब आप अगले साल लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए मौजूद होंगे तो आपको पे करना होगा, ज्यादा पैसे होंगे, इन्वेंट्री भी बेच दो, रिसीवेबल भी बेच दो, कैश भी देख लो, तब भी पैसे। इन दैट केस यू नीड टू फाइनेंस। और उल्टा अगर आपके पास फाइनेंसिंग भी अवेलेबल ना हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। अब एक बच्चा बैठा हुआ है, सवाल देख रहा है उसके अंदर, एग्जाम के अंदर, उसने देखा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है तो गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर नहीं। गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर तब बनेगा जब आप बोलें करंट लायबिलिटीज करंट एसेट को एक्सीड कर गई हैं, अभी कैश फ्लो नहीं है और फाइनेंसिंग भी अवेलेबल नहीं है, अब गोइंग कंसर्न का मसला है, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। अच्छा, आप क्यों कह रहे हो गोइंग कंसर्न? करंट लायबिलिटीज ज्यादा है करंट एसेट से, यानी पैसा और ना के मिल सकता है। अच्छा, अगर मैं कहूं अभी नहीं है, मिल सकता है, तो क्या कोई मसला है? नहीं, मसला नहीं है।
तो ऐसे बाज़ औक़ात हमने एंटिटीज़ पे ऑडिट किया और हमने बोला कि भाई आपके तो करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट से ऊपर चली गई हैं। तो वो बोल रहा है हाँ तो चली गई हैं, क्या करें। हमने बोला भाई पैसा कहाँ से आएगा। उसने बोला भाई देखो बैंक से एग्रीमेंट हो गया, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ले चुके हैं, अवेलेबल एक क्रेडिट लाइन मेरे पास और आगे हम इंप्रूव कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा एग्रीमेंट दिखा दो, ये मेरा ऑडिट है। मैंने देखा अच्छा तुम्हारे पास वो आ गई, तुम्हारे नाम पे ये पूरी जो स्कीम है वो आ गई है। उसने बोला हाँ आ गई है, लिमिट हमारे पास है। तो उसने बोला ये आपका सबूत हो गया पूरा। मैंने कहा हाँ भाई मुझे ऑडिट एविडेंस मिल गया, अब गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है क्योंकि आपको मिल गया। अच्छा फिर कुछ कंपनीज होती हैं बोलती हैं यार हमारे शेयर होल्डर बैठे हुए वो हमें सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा सपोर्ट कैसे करेंगे, मतलब कि आप शाबाशी देंगे, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया करंट लायबिलिटीज़ को ऊपर लेके जाकर। बोले नहीं सपोर्ट ऐसे करेंगे कि मैं आपको उनसे लेटर लिखवा के दे देता हूँ कि इन केस अगर पैसे कम पड़े तो हम और इक्विटी डाल देंगे, हम और इक्विटी इंजेक्ट कर लेंगे। तो ये भी तो एक तरीके से उनकी सपोर्ट ही है ना, पर सपोर्ट फ्रॉम बैंक या सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो कहने का समझाने का पूरा मकसद ये है कि गोइंग कंसर्न का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रिस्क है तो वाकई में गई। प्लान्स होते हैं, किसके प्लान्स होते हैं, मैनेजमेंट के, क्योंकि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि चल क्या रहा है, उसको पता होता है। तभी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है वो जिम्मेदारी मेरी है। यानी मैं किस पे काम करूंगा, एप्रोप्रिएटनेस पे। असेसमेंट कौन करेगा, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं है असेसमेंट करने की, क्योंकि हमें बिजनेस का नहीं पता बिजनेस कौन चला रहा है। हम तो खाली कहते, वो हमें क्या कह रहा है, बोल रहा भाई देख लो हालात वाकयात हैं, अगर नजर आते हैं तो गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर आता है। अगर गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर आता है तो सवालात करें, अगर उनके पास प्लान्स हैं, कुछ उनका हिसाब किताब बना हुआ है, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। तो स्टिल दिस, अच्छा अब ऐसा भी नहीं है कि हर सवाल में गोइंग कंसर्न चिपका दिया, ये बिग इशू है। अब एक और चीज सिखाता हूं, एक सवाल में, अब देखो बच्चा कहां मिस करेगा वो सिखा रहा हूं। एक बच्चा सवाल कर रहा है, एक पेज का सवाल आ गया रिस्क का या आधे पेज का, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक। कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लोन लिया हुआ है। अच्छा जब बैंक आपको लोन देता है ना तो आपके सामने कुछ शराइत रखता है, उसको हम कहते हैं डेट कोवेनेंट्स। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट कोवेनेंट्स। अच्छा डेट कोवेनेंट्स में वो आपको कुछ चीजें कहता है कि आपने वो कंप्लाई रखनी है। पहला डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है। अच्छा डेट टू इक्विटी वो इसलिए मेंटेन करवाता है कि आप इतना पैसा कमाएं कि इक्विटी आपकी ऊपर जाती रहे, क्योंकि जितना कमाओगे आपकी इक्विटी और डेट उसके पैसे सेव हो जाएंगे। और डेट टू इक्विटी रेशियो वो इसलिए भी लगवाता है बैंक ताकि आप मजीद लोन लेके इसका बेड़ा गर्क ना कर दें। यानी आप बोलेंगे इस लोन को देने के लिए दूसरा लोन ले रहा हूं पाकिस्तान बने में, सही है जी, ये बात है। तो कहने का मकसद ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो आपको मेंटेन करना होता है। ये शराइत किसकी होती है, बैंक की। अच्छा अब आगे समझें, फिर वो बोलता है आपको करंट रेशियो मेंटेन करना है 2:1 का, यानी आपके करंट एसेट्स दुगने होने चाहिए एज कंपेयर टू योर करंट लायबिलिटीज। फिर वो बोलता है आपको इंटरेस्ट कवर मेंटेन करना है 3 टाइम्स। इंटरेस्ट कवर मेंटेन करना है, इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला याद है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर और इंटरेस्ट नीचे के। वो ये देखता है कि आपके प्रॉफिट में कितनी इस्तिताद है, कितनी मर्तबा ये आपका इंटरेस्ट कवर कर सकता है। ये सारा जो कंडीशंस बैंक लगा रहा है आपके लिए लगा रहा है, अपने लिए, अपने लिए। अच्छा अब यहां से बात समझें, किसी भी आप बैंक का ऑडिट करें या किसी कंपनी का ऑडिट करें, उसने लोन लिया हुआ हो, किसी कंपनी का ऑडिट करें उसने क्या लिया हुआ हो, देयर वुड ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। यानी अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और उसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स में लोन दिख रहा है तुम्हें, तो ये बात तो तय हो गई है कि एक रिस्क है, रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ, अभी रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स है, हाँ, रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। अच्छा पर अब तुम रेशियोज कैलकुलेट करो और तुम्हें तमाम रेशियोज एडवर्स दिखें, करंट रेशियो 1 से नीचे, इंटरेस्ट कवर 1 से नीचे, डेट टू इक्विटी रेशियो 60:40 का, 70:30 का है, तो क्या इसको मैं अंग्रेजी में कहूंगा दीज आर एडवर्स की रेशियोज। एडवर्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के की रेशियोज होते हैं वही एडवर्स हैं, उसी की बजी हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, जब वही की रेशियोज आपके एडवर्स हैं तो डोंट यू थिंक कि डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होने का खर्चा है। अब आपका गोइंग कंसर्न का मसला है। अब आपको मैं लिंक करके बताता हूं गोइंग कंसर्न कैसे।
बैंक आपको लिख के देता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हर बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ऐसा हो नहीं सकता नहीं हो। बैंक आपको लिख के देता है वंस यू हैव ब्रीच्ड योर डेट कोवेनेंट्स, आपका उधार इमीडिएटली पेएबल हो जाएगा। यानी जो आपको पैसे 5 सालों में पे करने थे आप, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो आज पे करेगा तो आज पैसे होते तो बंदा वो लोन ही क्यों लेता? आज अगर पैसे होते तो वो लोन, तो इन एनी केस अब प्रॉपर्टी बिकेगी, प्रॉपर्टी बिकेगी, फिर किसके इशू आ गए? गोइंग कंसर्न के। तो यानी पूरी कहानी सुना के एक चीज ये बतानी थी कि अगर डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होने का रिस्क होगा तो गोइंग कंसर्न का रिस्क होगा। अगर तो आपको रेशियो एडवर्स दिखते हैं, अगर मैं सिंपल लोन लिख के दूं, सिंपल लोन लिख के दूं, तो लोन में सिर्फ किसका रिस्क है? ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। और अगर आप रेशियोज कैलकुलेट करो वो एडवर्स आ जाए तो आप बोलेंगे भाई गोइंग कंसर्न रिस्क है, क्योंकि आप बोलेंगे कि देयर आर एडवर्स की रेशियोज ऑफ द एंटिटी एंड देयर इज अ रिस्क दैट डेट कोवेनेंट्स माइट हैव बीन ब्रीच एंड द डेट विल इमीडिएटली बिकम पेएबल। सो देयर इज रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है कि आपने रिस्क तो यकीन में बदल जाए। आप फिर मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट बोलेगी बैंक से बात चल रही है, उसने हमें एक्सटेंशन दे दिया, हम बोलेंगे लेटर दिखा दो। अगर लेटर दिखा दिया बैंक ने तो क्या मामला सेटल हो गया? तो क्या आपका रिस्क गलत था, या आपकी असेसमेंट गलत थी, या वो अपनी जगह सही थी? पर अब तुम खुद सोचो एक बात ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑनलाइन वालों, तुम सब भी, अगर तुमने ये रिस्क असेसमेंट नहीं की और बैंक से ऐसा कोई मुआहदा भी नहीं हुआ हुआ, तो आप अकाउंट्स बना देंगे किस बेसिस पे? गोइंग कंसर्न बेसिस पे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था ये रिस्क है, जबकि बनने चाहिए थे। और कंपनी बंद भी हो गई 2 महीने में, बैंक ने बोला इमीडिएटली रिकॉल करो, शेयर होल्डर बोलेगा भाई पहले तो मैनेजमेंट तुम साइड में, तो ऑडिटर को बोलेगा तू कहां था, तो तुम बोलोगे जिम्मेदारी तो उसकी थी। तुम क्या बोलोगे? तो बोलेगा अच्छा जिम्मेदारी उसकी थी, तुम्हें रिस्क फैक्टर नहीं दिखा अपेरेंटली। बोला कि एक लेमैन को दिखेगा रेशियो कैलकुलेट करके रिस्क फैक्टर, तुमने इस पर काम क्या किया है? तुमने तो कुछ भी नहीं किया, पता ही नहीं था। तो बात समझ आ रही है? रिस्क असेस करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो कंक्लूड करके आ जाएंगे कुछ भी नहीं है, जबकि मसला कौन सा था? असर्शन लेवल का, एफएस लेवल का? एफएस लेवल का। तो पहले बताओ पूरी कहानी समझ आई? यानी अगर आपने एक रिस्क को मिस किया तो आपका गया ऑडिट, क्योंकि आप तो नॉर्मल ऑडिट करके आओगे ना, आपने तो इस पर बात ही नहीं की कि बैंक से मुआहदा हुआ। इवन आपको पता है कंपनीज ऐसे इतनी हरकतें करती है कि आपकी सोच है, जब डेट कोवेनेंट्स के बचाने की बात होती है ना, कंपनी कोशिश करती है कि अपने जो एसेट्स है ना उनको करंट में क्लासिफाई करे। क्यों? करंट रेशियो इनके दे, करंट लायबिलिटीज को कम से कम करे ताकि करंट रेशियो आपका ऊपर हो जाए। तो इसमें ये रिस्क फैक्टर्स आते हैं, बट अगेन वो तो जब हम ऑडिट करेंगे तब सीखेंगे इसको पकड़ा कैसे जाता है। पहले बताओ बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी। जी तो पेनल्टी दे के कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ेगा तो अभी तो वो हालात वाकयात नहीं है ना, बात सवाल ही है। भाई देखो तुम मैनेजमेंट को कह दो भाई ऑनलाइन वाला बात सुनना, इन्होंने कहा कि सर अगर वो पेनल्टी दे के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे तो तुम उसको बोलोगे भाई नॉन गोइंग कंसर्न पे बना लो, वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, नॉन गोइंग कंसर्न पे बना लूँ, टर्मिनेट हो गया क्या? नहीं, उसने बोला ना आज तक हुआ है ना आगे होने के चांसेस हैं। अब तुम बोलोगे उससे लिखवा के तो बोलेगा भाई वो तो नजूब ही नहीं है कि बोलेगा आगे नहीं कर सकता। भाई बिल्कुल कर सकता, भाई इतनी हैवी पेनल्टीज होती हैं। तुम्हें क्या लगता है ये एनटीडीसी और ये जो इनका मुआहदा है 25 सालों का, तो क्या वो पेनल्टी अगर हुई भी तो क्या वो नॉर्मल होगी या ऐसी होगी कि सब रिकवर? सब रिकवर। तो वो देख दाख के होता सारा मामला, ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से कटा दिया उसको। उसमें ये भी कंडीशन होती है आपने ये चीज़ें करनी है, ये ब्रीच नहीं करनी, उन्होंने ये चीज़ें करनी है, वो ब्रीच नहीं करनी है। तो इसमें ये बैठा हुआ है अभी एनटीडीसी को छोड़ के डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को दे देगा। तो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। देखो रिस्क असेसमेंट तो हर कोई करता है ना, तो वो भी मैनेजमेंट लेके चल रही है। तभी तो कहता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग किसके पास होती है? मैनेजमेंट के पास। आप तो सिर्फ शकी निगाहों से देखते हैं कि अगर कोई मसला दिखता है तो पूछ लेते हो, अगर वो मिस कर दिया तो गए। तो हो सकता है कि गोइंग कंसर्न इशू हो जबकि आप उसको डिटेक्ट ना कर पाए, तो आपका काम होना चाहिए उसके ऊपर। सही है जी? हाँ भाई, यहाँ तक कोई सवाल? मामलात हो गए सही, मतलब हम लोग कौन है? नहीं, गलत गलत, ऑर्डर नहीं ना, गलत। कंक्लूड कौन करेगा? तो मैनेजमेंट सेल्फ सेइंग कि हम बंद कर रहे हैं, तो बात कहानी खत्म हो गई ना।
अब आगे बोलते हैं कि चलो भाई हम अभी बैठे हैं वापस से, तो अगले साल गोइंग कंसर्न पे बना लेना, चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन, भाई आई एम नॉट सेइंग कि आप ये करें ना, पर देखो ऐसे कंक्लूजन नहीं होते ना, रात को उठा या दिल हो रहा है वापस चला देता हूँ कंपनी, ऐसा नहीं होता। तो फिर सोच समझ के होता है, क्योंकि ऐसी बात है, वो शेयर होल्डिंग होती है, फिर रेजोल्यूशन पास होती है, वो सारे मामलात होते हैं, तो एक शेयर होल्डर नहीं होता। अगर तुमको एक ही बंदा 100% रख के बैठा हुआ है, तो सुबह को उठा बोला दिल नहीं हो रहा, बंद नहीं करनी, वापस से पैसे डाल दूंगा, तो वो अलग बात है। पर अगेन ऐसा होता नहीं है। सही है जी, ऑनलाइन वालों पहले बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे चलें जल्दी से। हमारी क्लास 2 बजे तक है ना, आज 1:30 बजे तक है, चलो गुड, सच बताया तुमने। अच्छा भाई आगे, केस 8, भाई 6 हो चुका है, 7वां हो चुका है, 8वां ही है, सही है जी। चलें जी, ओके गुड, आगे सुनिएगा। ये भी क्योंकि आप लोगों ने FAI 2 में भी किया नहीं है, इंटेंजिबल्स के एरिया से ही है। कौन से एरिया से? इंटेंजिबल्स के एरिया से। मैंने हल्का फुल्का इसका तस्करा किया था, पर आज को डिटेल में बता के फिर एक पास पेपर करते हैं। सही है जी, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जब मैं इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता हूं तो मेरे पास एक IS अप्लाई होता है जो कि IS 38 है, क्योंकि हमारी वाबस्तगी मोहब्बत इनसे अलग है, तो इसलिए सुने। हमने ये कहा कि भाई एक कंपनी है जो कि मेडिसिन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो बना रही है मेडिसिन का फॉर्मूला। अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूं 2 चीजें। स्टैंडर्ड ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी मेडिसिन का फॉर्मूला रिसर्च के बगैर बन जाए, हो ही नहीं सकता ना। यानी पहले रिसर्च होती है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, पहले रिसर्च होती है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है। अच्छा, सेम इज द केस विद, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, सेम इज द केस विद कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो पहले भाई अगर वो रिसर्च करती हैं मार्केट में कि भाई किस किस तरीके के डिजाइन चल रहे हैं, फिर अल्टीमेटली दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिजाइन, वो डेवलपमेंट है, तो उससे पहले एक रिसर्च फेज है। अच्छा, अब यहां पे सुनिएगा, बड़ी अहम बात है। स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि जब आप रिसर्च फेज में, तो आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो हो जाएंगे एक्सपेंस आउट। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है IS 38 की, फिर मैं वो बेसिस भी देता है। वो कहता है रिसर्च फेज के खर्चे एक्सपेंस आउट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वहां पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं होते। एंड एसेट की डेफिनेशन ही यही है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। तो रिसर्च फेज में तो है ही नहीं, हमें खुद नहीं पता करेंगे नहीं करेंगे। और रिसर्च फेज में बेसिकली कौन से खर्चे आते हैं? फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई, फिजिबिलिटी देखना, बनाना नहीं बनाना, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, ये रिसर्च फेज के खर्चे हैं। अच्छा, वंस योर रिसर्च इज डन, अब आप एक्चुअल में फॉर्मूला बनाने लग गए, तो वहां पे लोगों की सैलरीज, उसके अंदर जो चीजें यूज हो रही हैं, वो सारे खर्चे क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे। अच्छा, फिर वो कहता है कि डेवलपमेंट फेज में भी आके आप अपने खर्चे कैपिटलाइज बिल्कुल कीजिएगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। वो कंडीशन ये है कि आपके पास प्रॉपर प्लान तैयार हो, जो कि किसके बेस पे होगा? रिसर्च के बेस पे प्रॉपर प्लान तैयार हो। कंडीशंस हैं, मैं यहां पे नहीं लिख रहा क्योंकि IS 38 में करेंगे, पर यहां बताना लाजमी है ऑडिट में, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि भाई जिसने नहीं भी किया हुआ तो वो साथ ही चलेगा। खैर, वो कहता है भाई आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्रॉपर प्लान के बाद आपकी एबिलिटी टू यूज और सेल होना चाहिए, यानी या तो आप खुद यूज करेंगे या तो आप उसको। अच्छा, वो कह रहा है एबिलिटी टू यूज और सेल की कंडीशन उसने इसलिए डाली कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल लगे। मैं बहुत अहम बातें कर रहा हूं, ये सुनना, ये क्योंकि IS 38 में अलग भी सिखानी है, सुनना फोकस के साथ। बोलता है पहली कंडीशन क्या है? प्लान। यहां पे लिख देता हूं, पहली कंडीशन क्या है? प्लान होना चाहिए। बोलता है भाई हवा में बात नहीं होगी। अच्छा, लोगों ने क्या किया? फेक प्लान बनाना शुरू कर दिया, खर्चे के अप्लाइज, PNL की हेड नहीं आई। अच्छा, उसने बोला प्लान तो बना लिया, दूसरी चीज ये कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन ऐसे होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हुआ। तीसरी चीज एबिलिटी टू कंप्लीट एंड यूज और सेल। अच्छा, वो बोल रहा मैं ये कंडीशन इसलिए डाल रहा हूं कि भाई अगर तुम एक ऐसी चीज बना रहे हो जो खुद ही नहीं चला सकते तो बेचोगे क्या?
भाई मेडिसिन बना के खुद देख रहे खाऊं क्या, किसके लिए यूज करूं। तो समझने की बात यह है कि आपके पास जो फिजिबिलिटी स्टडीज की थी, जो खर्चे किए थे वो एक्सपेंस इसलिए किए थे कि अगर बनाओगे तो इसके ऊपर खर्चा होगा तो वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। तो आपकी एबिलिटी टू यूज और सेल दोनों में से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो आपके ही है ना, चाहे मैं खुद यूज करूं। एग्जाम्पल ले लो, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हो तो ऐसा सॉफ्टवेयर हो ना, या तो खुद यूज करोगे या किसी को, तभी उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे, तो तभी वो एसेट की डेफिनेशन में आएगा। तभी वो कह रहा है मैं कैपिटलाइजेशन अलाउ करूंगा डेवलपमेंट फेज में, पर कब करूंगा, जब ये कंडीशंस क्या हो, मीट हो। पहला प्लान हो, दूसरा इंटेंशन हो, तीसरा एबिलिटी टू यूज और सेल। ये हो गई बात। अच्छा भाई आगे फिर वो कहता है कि आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए। आपने कहा भाई 500 मिलियन का सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, 500 मिलियन का फॉर्मूला बनाऊंगा, उधार पे चल रहे हो, तो मुझे बताओ क्या आपकी एबिलिटी भी है, इंटेंशन भी है, और आप यू कैन से कि भाई प्लान भी मौजूद है, पर क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं। एंड हियर बाय रिसोर्सेज डज नॉट ओनली मीन द मनी, द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एंड एक्सपर्टीज एज वेल। बात समझ आ रही है, इकोनॉमिक्स में है ना कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज का, जिसमें लैंड बिल्डिंग वगैरह सब आता है। यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल याद किया हुआ एकदम। चलें जी, रिसोर्सेज भी होने चाहिए। और बोलता है आखिर में जो इसकी तकियानूसी वो है, वो कहता है भाई कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ये तो क्या थकी हुई कंडीशन है, मेन ऊपर वाली। खैर ये बताना लाजमी इसलिए तो ताकि आपको याद रहे। अगर तुम बच्चों में से किसी ने बता दिया कि अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जाऊं, अगर मैं किसी कंपनी का, अच्छा ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो आप, क्योंकि देखो दिमाग चलना चाहिए उस डायरेक्शन में। प्लीज रिक्वेस्ट आप बोलिएगा नहीं, मैं जैसे पूछूंगा वो बोले, सोच लीजिएगा। मैं किसी ऐसी कंपनी को ऑडिट करने जाऊं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, तो जानिए आप बताओ आज क्या रिस्क है। वैसे कोई मसला नहीं, हम सीख रहे हैं, गलत भी बता दो। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, अब एक और मौका देते हैं। हाँ भाई मोहसिन, क्या रिस्क हो सकता है, मैं तो सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ तुम्हें। रॉन्ग, बताओ। वेरी गुड, ये रिस्क है। जब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, रिस्क ये होगा कि रिसर्च फेज की चीजों को डेवलपमेंट में डाल दिया होगा, ये आपका रिस्क है। यानी जब आप ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाएं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही होती है, तो आपका बीइंग एन ऑडिटर रिस्क क्या होगा कि रिसर्च फेज के खर्चों को क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट हैव कैपिटलाइज्ड द रिसर्च एक्सपेंसेस और माइट हैव कैपिटलाइज्ड द एक्सपेंडिचर्स इवन दो द कंडीशंस हैव नॉट बीन मेट। तो ये दो आपके रिस्क हैं। पहले बताओ बात समझ आई। तो ये IAS 38 का स्पेसिफिक रिस्क है। अब मैं आगे जाके IFRS 15 सारे IFRS के एक मेजर रिस्क कराऊंगा। तो किसी भी IAS IFRS से सवाल उठ के आएगा, आपको मेजर रिस्क पता होगा, भाई इस पे ऐसे लिखना है और मुझे वेरीफाई ये करना होता है। भाई बात क्लियर है, पक्की बात है। तो यानी सर आपका यहां पे रिस्क ये है दैट रिसर्च, हाँ भाई, माइट हैव बीन और एक और रिस्क हो सकता है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैव बीन कैपिटलाइज्ड even though the conditions have not been met। तो ये आपका रिस्क है। यानी आप देखो, अब एक बंदा अगर बगैर समझे जा रहा है, इसको नॉलेज नहीं है IAS IFRS की, तो वो कैसे ऑडिट करेगा। यू नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि इस कंपनी पे कौन से IAS और IFRS अप्लाई होते हैं। अगर आप मेरी बुक की रीडिंग में जाएं तो उसमें उसने वो भी लिखा हुआ है कि आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें ही वो शख्स हो जिसको देखना है कि इस पे कौन से IAS लगते हैं। इसमें कौन सा IAS लग रहा है, IAS
38। तो उसका अपना रिस्क है कि मैनेजमेंट ने जो एक्सपेंस आउट होने वाली चीज़ को भी क्या किया हुआ होगा, पर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड IAS 38। तो ये आपकी रिस्क असेसमेंट है। अच्छा, क्या मैं यकीन से कह रहा हूँ या ये सिर्फ हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो जब मैं ऑडिट करूंगा तो इस चीज़ का एटलीस्ट ख्याल रखूंगा, वरना पता है आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मैनेजमेंट बोलेगी ये एक्सपेंस है, आपने वाउचर देख लिया, इनवॉइस अच्छा एक्सपेंस है, ओके, ये कैपिटलाइज है, ओके, पर तुमने ये तो नहीं देखा इसमें कि क्या एक्सपेंस आउट होना चाहिए था या कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो उस सोचने के एंगल को चेंज कर देगा ये, तो आप फिर उसके हिसाब से करेंगे ऑडिट। क्लियर है? चलें जी। कौन सी? देखो रिसर्च में तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं ये बनाऊंगा, ऐसी चीज़ बनेगी, ये रिसर्च चल रही है। अब वो कह रहा है कि भाई सही, अब आपने बनाना शुरू कर दिया, अब आपके पास ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज ही नहीं आ गए उसको कंप्लीट करने के लिए, वो तो बनना शुरू हो चुका ना। तो रिसर्च तो इज समथिंग एल्स कि आप बना रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज़ कर रहे हैं। जैसे कोविड की वैक्सीन बन रही है, तो कोविड की वैक्सीन के अंदर आप ये थोड़ी ना फौरन बनाना शुरू किया, आपने बोला भाई डिजीज़ कौन सा है, सही था, किस, अगर मैं कहूँ कि भाई कौन सी चीज़ इसमें डालूँ उस फॉर्मूला के अंदर जो क्योर करे उसको, तो ये सारी रिसर्च चल रही है। व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग अ मेडिसिन, वो क्या है? डेवलपमेंट। सही है? अब फिर एक बच्चा कहे कि सर अगर डेवलप करते करते बीच में पैसे खत्म हो जाए तो इम्पेयरमेंट। IAS 36 रखा हुआ है हमने, सीधी आप खुद बताएं भाई, अगर एक एसिड बनते बनते बीच में बेकार हो जाए तो वो क्या हो गया? तो फिर रिकवरेबल अमाउंट यूज तो कर ही नहीं सकते, आधा अधूरा है, बेच दो, जितनी बेचोगे उतनी रिकवरेबल अमाउंट। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्लियर है? चलिए जी। अब सर एक मासूम सा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कुछ रिस्क नजर आ रहे हैं? अब देखो पढ़ के समझ आ रहा है सिचुएशन कि इसमें यही हो सकता है। एक एक लाइन ने इसने गेम की हुई है, एक एक लाइन लिखता है उसमें रिस्क है। तो मैं एग्जाम में क्या करता था अपने वक्त पे कि जब ऐसे सवाल रीड करता तो मैं लिख देता था खाली एक एक वर्ड, ये, ताकि मुझे याद रहे कि 4 रिस्क है, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, ताकि फिर एक कंट्रोल रहे, भूल नहीं जाऊं। कुछ भी पूछ सकता है, तभी तो कहता हूँ कि आप अपने आप को ना एक बाउंड्री में नहीं कैद करें। ऐसे तो मैंने बुक में लिख के दे दिया कि ये रिस्क होंगे तो ये इम्पैक्ट्स हैं, बट आप सोचने की सलाहियत को इम्प्रूव करें। मल्टीपल केस स्टडी से सही हो जाता है ये, नहीं कोर्स के हिसाब से। FAR 2 और FAR 1 का मैं वेरी गुड, क्योंकि रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो क्या पेनल्टी एक्सपेंस की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है? सबने पिक किया था, वेरी गुड यार। आगे, वेरी गुड यार, इंपोर्ट आ गया तो इंपोर्ट के अंदर रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट, ये कितने लोगों ने लिखा था? वेरी गुड यार। इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट बाकी मिस हो गया। तो अब देखो ये इतनी सी लाइन में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है ना, तो खैर है वो तो अभी इंप्रूव करें, पर देखो एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आएगा सब एक पेज पे हो गए, तो वहाँ में कंट्रोल करना है। आगे, परफेक्ट यार। वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आप लोअर मार्जिन पे बेच रहे हैं उसको, कॉम्पिटिटर ने इसका एक अच्छा वर्जन दे दिया है, तो जाहिर सी बात है आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, तो दिस अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ ड्रग ए एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ NRV लॉसेस। वेरी गुड यार, परफेक्टली भाई, तालियां होनी चाहिए इसके लिए, बेहतरीन यार, परफेक्ट। और यहाँ पे भी ऑनलाइन वालों ने भी तकरीबन ऐसे बच्चों ने बहुत सारे परफेक्ट लिखा है, वेरी गुड यार। इसमें से तो 8 में से 8 है भाई, वेरी गुड। हाँ जी, कोई और? सेम था, गुड। हाँ, इसमें इम्पेयरमेंट वाली बात आप तब लिख सकते हो कि फिर आप अजम्पशन इफ के साथ लिखना पड़ेगा कि इफ आपके एसेट्स, आपकी जो रेवेन्यूज है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो, ये लिख के लिख सकते हैं। इम्पेयरमेंट कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। कौन सी वाली?
हाँ वो सही है, पर मैं कह रहा हूँ फिर उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा ना कि सेल्स आपकी फिर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे फ्यूचर में भी जाए, क्योंकि इम्पेयरमेंट असेसमेंट पास पे होती है फ्यूचर पे, तो फ्यूचर कैश फ्लोज डिक्लाइन होंगे तो वो लिखना है। तो वेरी वेल परफॉर्म या ऑनलाइन वालों तुमसे मतलब तकरीबन 10 पिक किए थे, इंपोर्ट वाले को हटा भी दो, तो अंग्रेजी ये बिल्कुल परफेक्ट थी। अब आए देखते हैं, ये देखें। अच्छा अब एक बच्चा सवाल करता है, एग्जामिनर भी पूछता है कि आप जरा सा तमीज करके बताएं बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जिससे बिजनेस इफेक्ट होगा। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? वो रिस्क जिससे बिजनेस इफेक्ट होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कॉम्पिटिटर आ गया है तो क्या इससे बिजनेस इफेक्ट होगा? Yes, arrival of competitor and the competitor has started selling the goods at a lower margin. ये क्या है? बिजनेस रिस्क। बिजनेस ये है, बिजनेस रिस्क है जिससे जाहिर सी बात है मुझे इन्वेंट्री बेचने में क्या होगी? दुश्वारी होगी, मुश्किल होगी। ये हो गया बिजनेस रिस्क। अब हम देखते हैं इस बिजनेस रिस्क का इंपैक्ट मेरे एफएस में और ऑडिट पे क्या है। पहले तो बात क्लियर है, पक्की बात है। अब देखो यहाँ पे पहला, DPL has to comply with the very strict regulations and any non-compliance would result in, ये रिस्क है कंपनी का, पर इससे मेरा ऑडिट रिस्क भी तो निकलता है ना। इसको मैं अपनी बिजनेस रिस्क को मैं अपनी जबान में कहता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। उसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर, जो कि कंपनी के लिए बिजनेस रिस्क है, आपके लिए वो ऑडिट रिस्क का बायस बनेगा। यानी एक रिस्क है जो कंपनी के बिजनेस से रिलेट करता है, पर उससे मेरा कौन सा रिस्क निकलता है? ऑडिट रिस्क। तो उसको आप रिस्क फैक्टर कहना, पर रिस्क फैक्टर को अगर रिप्लेस करना चाहो तो बिजनेस रिस्क से रिप्लेस कर सकते हो। आज के बाद मैं बोलूं इस सिचुएशन में नॉन कंप्लायंसेस की वजह से जो पेनल्टी आएगी वो एक बिजनेस का रिस्क है, वो एक बिजनेस का रिस्क है। और उससे मेरे ऑडिट का क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। अब रीड करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, क्या लिखा हुआ है? अच्छा आप ऐसे नहीं भी लिखे कोई मसले वाली बात नहीं है, अनलेस के एग्जामिनर आपको कहे कि बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क अलग अलग बताओ, तो पहले बता देना बिजनेस रिस्क और बताना उससे ऑडिट रिस्क क्या निकलता है। अब आप मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? DPL हैज टू कंप्लाई विद द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एनी नॉन कंप्लायंस विल रिजल्ट इन हेवी फाइन। अच्छा ये यहाँ पे गलती से हुआ है, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे ऑडिट रिस्क ये होगा, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। तो ये मैं काट रहा हूं यहाँ पे, सही है जी, ये हो गया। अच्छा भाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। चलें जी, दूसरा, DPL's competitor has introduced a new product which has caused DPL to reduce its, ये बिजनेस रिस्क है ना, जिससे मेरे मार्जिन्स कम हो रहे हैं, ये बिजनेस रिस्क है। अच्छा अब इससे ऑडिट रिस्क निकलेगा, और वो ऑडिट रिस्क क्या है? NRV लॉसेस। और देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंस DPL is a listed entity and the revenues are decreasing, DPL हो सकता है कि अपने रेवेन्यू को ओवर स्टेट करने की क्या करे? कोशिश करे। पर अगर ये नहीं भी लिखा तो इसमें एग्जामिनर ने कहा था कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सजेस्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि देखो एक तो कॉम्पिटिटर आ गया, मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है? और होना भी कम चाहिए, तो मेरा रिस्क नहीं है। पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? सिंस बोला मैं हो सकता है कि करने की कोशिश की हो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी को अपनी EPS क्या करनी होती है? मेंटेन करनी होती है। तो उसकी वजह से वो कह रहा है हो सकता है कि रेवेन्यू क्या होगा, नहीं भी लिखा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये तो हर जगह आ सकता है, इसलिए कह रहा हूं। आगे प्रिज्यूम रिस्क होता है। आगे अब जिसने PP की इंपेयरमेंट का लिखा था उसके लिए आगे ये क्या लिखा भाई? ये इफ, मैंने कहा ना इफ की कंडीशन है। इफ रेवेन्यूज कीप ऑन डिक्लाइनिंग, DPL's PP में नीड टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। यानी देखो आपकी जीत इसमें यह है कि आप लोगों ने पिक कर लिया है कि भाई ये चल रहा है सिचुएशन के अंदर, और लिख भी तकरीबन लिया है। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क क्या है। आगे अब वो कह रहा है कि भाई DPL हैज टू कंटिन्यूसली कैरी आउट रिसर्च प्रोजेक्ट। ये भाई जाहिर सी बात है बिजनेस रिस्क है, क्योंकि बिजनेस रिस्क इसलिए क्योंकि अगर वो रिसर्च नहीं करेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई एक ऐसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं कि रिसर्च करना वहां पे उसको क्या है? लाजिम है। आगे देखिएगा,
इफ द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, क्राइटेरिया मतलब कंडीशंस, और इंटेंजिबल एसेट हैव नॉट बीन मेट, रिसर्च कॉस्ट माइट बी इनएप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एज डेवलपमेंट कॉस्ट। यानी बोल रहा है कि भाई वो या तो हो सकता है कि जो मेरा क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, वो मीट नहीं हुई हो तब भी कैपिटलाइज हो गया हो, या तो रिसर्च एक्सपेंस गलती से क्या हो गया हो, या इंटेंशनली हो गया। इंटेंशनली हुआ तो वो फ्रॉड के जुम्मे में आएगा, बट अगेन मेरा तो रिस्क है ना, तो आई नीड टू पिन पॉइंट और मैं उसको फिर ऑडिट करूंगा अकॉर्डिंगली। यहाँ तक बात क्लियर है? चलें जी आगे। सिंस ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल डीपीएल इज एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी रिस्क बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज। अच्छा, ये बिजनेस रिस्क इसलिए है क्योंकि कल को एक्सचेंज रेट ऊपर जाएंगे तो इसका मटेरियल महंगा हो जाएगा, इसका मटेरियल, तो ये इसके लिए बिजनेस रिस्क है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप देखो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एक्सचेंज रेट गलत यूज हुआ होगा, तो यहां पे एक्सचेंज रेट की वजह से ओवर स्टेटमेंट का मसला है, अंडर स्टेटमेंट का मसला है, या वैल्यूएशन का? ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है there is a risk that trade payable may not be translated using the, और exchange gain losses may not be calculated। इसने इस दवार में लिखा, आप लिखेंगे there is a risk of, since the DPL is involved in import of drug A, there is a risk of using incorrect exchange rate while recording inventory and payables। दोनों बातें कवर हो गई। तो आपको आइडिया कन्वे करना है एक्यूरेट अल्फाज के साथ, अंग्रेजी सेम नहीं होनी चाहिए, आइडिया सेम होना चाहिए। पहले बताओ बात क्लियर है? नहीं, गोइंग कंसर्न। अच्छा बताओ गोइंग कंसर्न, अच्छा चलो सब बता दो, सिर्फ रेवेन्यू कम होना गोइंग कंसर्न की अलामत है? एक मिनट सुनो, इसमें लॉसेस बोले, नेगेटिव कैश फ्लोज बोले, एक चीज से नहीं होता। कस्टमर कहाँ जा रहा है? खत्म नहीं हो रहा ना, कहाँ लिखा हुआ है? रिसर्च डेवलपमेंट भी कर रहा है ना, देयर इज अ प्लान। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, आप रेवेन्यू कम होने पे, अब लेट से तुम अगर ऑडिटर बने, इंशाल्लाह भी जाओगे आगे फर्म में, तुम्हारे 1 साल का रेवेन्यू गया, तुमने बोला भाई तू तो गया, बोलेगा उठ यहाँ से तो ऐसा नहीं होता। 1 साल की परफॉर्मेंस पे आप ये नहीं कह सकते गोइंग कंसर्न। हाँ, अगर आपको लगे, अब एक चीज है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे बताओ अगर एक कंपनी है इंपोर्ट करवा के गुड्स बेचती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोलते 3 सालों तक इंपोर्ट नहीं हो सकती, अब तो एक ही बात तो हुआ है, आगे तक होगा कोई और अल्टरनेटिव, इसका भी मैनेजमेंट आउटकम ला सकती है। बोले भाई अब हम इस ड्रग को खुद बनाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे बता दो भाई, क्योंकि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है। पहले बताओ, इसको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑडिट इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अभी आगे तो दुनिया बाकी है, चीज़ें बाकी हैं, तो अभी आगे ऐसे बहुत सारे पास पेपर हैं। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में जी, अल्लाह हाफिज़।